साथियों, बीते 2 माह से हम अनेक सामाजिक समस्याओं को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यही जाना था कि सामाजिक समस्या क्या है। उसके बाद हमने अनेक सामाजिक समस्याओं को जाना। हमने निर्धनता की सामाजिक समस्या को जाना था और प्रत्येक सामाजिक समस्या को जानने के बाद हम उसके उपचार, उसके वो रास्तों को भी जानने का प्रयास करते हैं जिनसे इन सामाजिक समस्याओं से जो समाज है, जो उस पर्टिकुलर सामाजिक समस्या से ग्रसित है, उससे उसे मुक्ति मिल सके। आप लोगों को भली बात विदित होगा कि पिछली कक्षा में हमने मादक द्रव्यों के बारे में जाना था कि क्यों कौन कौन से बेसिकली हमने ये जाना था कि मादक द्रव्य होते कौन से हैं और उनके प्रकारों को जाना था। मादक द्रव्य किस प्रकार से व्यक्ति के शरीर पर कार्य करते हैं, वो व्यक्ति की स्नायु तंत्र को शिथिल कर देते हैं, उसे सुप्त अवस्था में ले जाते हैं, वो एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में जीने लगता है। इस तरह की सभी चीज़ों को हमने जाना था, सभी तथ्यों से हम परिचित हुए थे। आज हम ये जानेंगे कि इसके प्रसार के क्या कारण। देखिए बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट आपको 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला ये कि वो परिवार जहाँ पर स्नेह का अभाव होता है, प्यार का अभाव होता है, जो परिवार विघटित होते हैं, जो परिवार बहुत अधिक नियंत्रण रखते हैं बच्चों पर, या वो परिवार जिनमें नियंत्रण बिल्कुल शून्य अवस्था में होता है। ये जो 4 तरह की स्थितियाँ हैं, ये चारों स्थितियाँ बच्चे के भीतर एक एलिनेशन लेकर आती हैं, विलगाव लेकर आती हैं, एक विघटन की स्थिति लेकर आती हैं। वो अपने आप को परिवार से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, वो अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। एक तो ये स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या हुई कि बहुत अधिक जब बच्चा, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर की कक्षा में पढ़ा था, सोशलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि ये भी अमूमन देखने में आया कि जब बच्चा सामाजिकरण के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, सोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। जब इस सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो जो सब कुछ सीखता है वो सामाजिकरण नहीं है, सीखना वो जो समाज का आपको सकारात्मक सदस्य बनाए। तो अंतोतगतवा क्या होगा कि ये परिस्थितियाँ आपके लिए एक ऐसी चुनौती बनकर उभरती हैं जहाँ पर कई बार बच्चा ऐसे बच्चों के संपर्क में आता है जिनके परिवार, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जो बच्चा एक सकारात्मक परिवार का सदस्य है परंतु उसका मित्र समूह ऐसा है जो एक गलत वातावरण में, एक खराब वातावरण में जिसका लालन पालन हुआ है, और ऐसा वातावरण जो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न करता है, उसके भीतर अवसाद की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर एक दूसरा बच्चा जो इन सारे दुष्प्रभावों से दूर है, अगर वो ऐसे बच्चे दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ये दबाव की संस्कृति काम करती है। और अधिकतर धूम्रपान और मादक द्रव्यों के प्रयोग में ये देखने में आया है, विभिन्न अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि ऐसे समय में ये दबाव की संस्कृति सबसे घातक रोल प्ले करती है, घातक भूमिका निभाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक और तथ्य है जो मादक पदार्थों के प्रसार का कारण बनता है। वो तथ्य क्या है? वो तथ्य ये है कि दिनों दिन आधुनिक समाज में भौतिकवादिकता की चाह में लोग अधिक से अधिक बहुत कम समय में धन अर्जित करना चाहते हैं, और ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता एक दूसरे के प्रति बहुत द्वेष, बहुत ईर्ष्या के भावों को उत्पन्न कर देती है। और ये द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे भाव व्यक्ति को जब उसकी मनचाही सफलता नहीं मिलती तो अवसाद ग्रसित हो जाता है। और ये जो समस्या है मादक पदार्थों के प्रयोग की, वो ओवरऑल आपको क्या एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में लेके जाती है, आपको एक ऐसी सुप्त अवस्था में डाल देती है कि जो आपकी फैक्चुअल कंडीशन है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है, आप प्रैक्टिकलिटी से दूर हो जाते हैं। तो जो वास्तविक स्थिति है उससे आप दूर भागने लगते हैं और आप एक ऐसे सो कॉल्ड वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं जहां आपके लिए सिर्फ सुख ही सुख है, पर एक्चुअली वो वर्ल्ड आपके लिए होता नहीं है, क्योंकि आपका जो स्नायु तंत्र है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि आपको उस नशे के प्रभाव से एक आप कल्पनीय संसार के भीतर घूमते रहते हैं। तो ये मादक द्रव्यों के प्रसार का कारण है, जिसके संबंध में अनेक अध्ययन भी हुए हैं। और अनेक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर जो द्रव्य है जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे परिवार सामान्य नहीं होते, उनके पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता या स्नेहपूर्ण संबंधों का अभाव होता है,
परिवार का शिथिल या अत्यधिक उग्र रूप भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। परिवार के समान ही मित्र समूह में भी व्यक्तियों में नशीले पदार्थों के सेवन की आदतों को विकसित करने, जैसा कि मैंने अभी सिर्फ एक क्षण पहले ही आपको बताया था कि इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और अधिकांश व्यक्ति मित्र द्वारा ही द्रव्य सेवन के आदी होते हैं। इसके पश्चात हम किस चीज़ को जानेंगे कि मादक पदार्थों के प्रसार की व्याख्या उसके सेवन की प्रेरणा के स्रोत के अभाव में तो अधूरी है ही। जो सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अब इंस्पिरेशन हमेशा पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार वो नेगेटिव भी होता है। तो जो नशे के प्रसार में जो अहम भूमिका निभाते हैं उसमें 3 तरीके हैं। पहला तो समझाने बुझाने से, दूसरा अचेतन अनुकरण से, तीसरा ध्यान प्रवण चिंतन से। तो समझाने बुझाने से कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बच्चों को ये जो उनका मित्र समूह प्रभावित करता है कि देखिए ये इनका सेवन करने से आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, आप अपने डिप्रेशन से दूर चले जाएंगे या आप अपने सारे अवसादों से मुक्ति पा लेंगे। तो इस प्रकार से एक ये प्रक्रिया होती है। दूसरा, कई बार अनकॉन्शियसली बच्चा इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। तो राम आहूजा जो कि भारत के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे, उन्होंने कॉलेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का इस संबंध में अध्ययन किया था और उन्होंने पाया था कि व्यसन में मित्र समूह की भूमिका सर्वथा स्पष्ट है। और क्योंकि मित्र समूह प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह वो समूह होते हैं जिनमें क्लोज नेट रिलेशन रहता है, तो ये वो प्राथमिक समूह है जिनका प्रभाव व्यक्ति पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब मादक द्रव्य क्या यकायक आए? देखिए, मादक द्रव्यों का जैसे शराब है, चरस है, गांजा है, ये तो सदियों से प्रयोग होते ही आए हैं। लेकिन जैसे हेरोइन है, स्मैक है, इन सारे पदार्थों का प्रयोग पिछले कुछ दशकों से हुआ है या 1 या 2 शताब्दियों से हम मान सकते हैं। तो मादक पदार्थों का प्रसार 1980 के दशक तक बहुत अधिक नहीं था, ऐसा सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है। परंतु 1980 के उपरांत देश में हेरोइन, स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन इतना अधिक बढ़ गया कि विद्यार्थियों, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, ट्रक चालक, रिक्शा चालक और श्रमिक इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनके ऊपर इसका प्रचलन बहुत अधिक दिखाई दिया और जिन्हें यदि नशा मुक्त करने का प्रयास किया भी गया तो अपनी आदतों को छोड़ने में बहुत अधिक सफल नहीं रहे। देखिए बच्चों, ये भी एक सर्वविदित सत्य है कि एक बार यदि व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, फॉर टाइम बीइंग, फॉर पर्टिकुलर रीज़न, किसी भी दबाव के कारण या वो ट्रीटमेंट के कारण छोड़ देता है, परंतु ये देखने में आया है कि बहुत जल्दी, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव हो चुका होता है और उसे ये एक साधन के रूप में एक मोड नज़र आता है, एक साधन नज़र आता है उसकी परेशानियों को, उसके अवसाद को दूर करने का। तो ऐसी स्थिति में वो वापस से उस रास्ते की ओर लौट आता है, ऐसा देखने में आया है। और नशा मुक्त करने का प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और अधिकतर आदतों को छोड़ने का, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति सफल नहीं हो पाते और जो होते भी हैं तो वो पुनः देखिए कई बार उनको अट्रैक्ट करने के लिए वापस से वो मित्र समूह भी काम करते हैं और नशे के लिए जो छोटे मोटे अपराध करते हैं वो लोग भी उनको इस जो दलदल है उसमें वापस से ढकेलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड का जनवरी 1991 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 में मादक द्रव्यों का सेवन विकसित की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक हुआ। ये आप बात ध्यान रखिएगा कि जो नारकोटिक्स बोर्ड की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड की, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है जो 1991 में आई थी, उसके अनुसार 1990 में मादक द्रव्यों का सेवन विकसित की अपेक्षा विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, इस तरह की जो बेसिकली एशियन कंट्रीज़, अधिकतर एशियन कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ मानी जाती है, वहाँ पर इसका प्रयोग अधिक हुआ। उसके पीछे कारण भी है। जितना मैं समझ पाती हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो यूथ है, जो किशोर और जो युवा है, उस पर बहुत अधिक प्रेशर है। किस चीज़ का दबाव है
कि उसे उत्तरोत्तर प्रगति करनी है, तो ऐसी स्थिति में उस दबाव में वो कई बार अवसाद ग्रसित हो जाता है। और ये बार मैं इस बात को आप लोगों को दोहरा रही हूँ कि ये अवसाद एक बहुत बड़ा कारण बनता है व्यक्ति को नशे की ओर ले जाने का। और 18 से 29 वर्ष की आयु समूह में महिलाओं के कदम भी उससे बढ़े हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब व्यसन के जो कारणों को हमने समझने के लिए कई सिद्धांतों का आधार माना और इस संपूर्ण अवधारणा को समझने की चेष्टा की कि क्यों युवा, किशोर एवं अन्य आयु समूह के व्यक्ति मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। अब हम अगर इन आधार बिंदुओं को और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे तो हम एक तो देखेंगे मुख्यतः तौर पर शारीरिक सिद्धांत की बात। शारीरिक सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक दोष व रोग के कारण अर्थात द्रव्य को रासायनिक पदार्थों पर जो शारीरिक अनुकूलता के कारण व्यक्ति नशे की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये कि शारीरिक दोषों के कारण और रोगों के कारण जो एक व्यक्ति जो नशे की ओर अग्रसर होता है उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर मॉर्डॉन्स, रेंडोल्फ और निम्विच, ये 3 नाम हैं। इन्होंने शारीरिक सिद्धांत के आधार पर मादक पदार्थों के व्यसन को स्पष्ट किया। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक दोषों व रोगों के कारण कुछ द्रव्यों के रासायनिक प्रभाव से शारीरिक अनुकूलन की वजह से मादक पदार्थों के सेवन का व्यक्ति आदी हो जाता है। तो मॉर्डॉस, रेंडोल्फ और निम्विच ने शारीरिक सिद्धांत पर दृष्टिपात किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक दोषों और रोगों के कारण व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है क्योंकि उसका शरीर उसके लिए अनुकूल हो चुका होता है। तो शारीरिक अनुकूलन की वजह से, किससे? मादक द्रव्यों के प्रयोग से। तो इस अनुकूलन की वजह से वो मादक द्रव्यों का आदी हो जाता है। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत मादक पदार्थों पर निर्भरता की व्याख्या कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों को दूसरों से भावनात्मक समर्थन व ध्यान चाहिए होता है। कई बार आपने एक छोटे से बच्चे को भी देखा है जिसे अटेंशन सीकिंग कहते हैं कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो खिलौने को गिरा देना, किसी सामान को गिरा देना। तो ये साइकोलॉजी कई बार यंगस्टर्स में भी होती है, युवाओं में भी होती है कि वो अपना ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके परिवार का, समाज का ध्यान उनके ऊपर जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके अभाव में उनका ध्यान उन पदार्थों की ओर लग जाता है। देखिए, हर व्यक्ति, मानव का स्वभाव है कि उसे स्नेह बंधन चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे दुलार चाहिए, उसे भावनात्मक संबलता चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो भीतर से बहुत टूटन महसूस करता है, वो अपने आप को बहुत दुखी, बहुत पीड़ादायक स्थिति में महसूस करता है। उसे लगता है उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। संसार में मेरी नज़रों में तो शायद इससे अधिक पीड़ादायक स्थिति किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो ये जो भावनात्मक पीड़ा है इससे उबरने के लिए व्यक्ति नशे की ओर बढ़ता है और इन लोगों में आत्मविश्वास, कुंठा, तनाव का सामना करने वाली आत्मबल की शक्ति का अभाव होता है। तो आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के प्रति भय और असुरक्षा की अनुभूति भी व्यसन का कारण है। तो हमने 2 सिद्धांतों को पढ़ा, शारीरिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में हम जानेंगे कि विश्व भर के लिए मादक द्रव्यों का उपयोग गंभीर समस्या बना हुआ है। ये तो स्पष्ट है, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि ये एक ऐसा ट्रबलसम चैलेंज है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में जो ड्रग एब्यूज़ है, जो मादक द्रव्यों का जो प्रयोग है, वो अपने आप में एक इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि ये देश की युवा पीढ़ी को बीमार कर रहा है। और जब युवा पीढ़ी मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो जाएगी तो ये एक सहज कल्पनीय है कि देश का विकास, समाज का विकास अपने आप धीमा पड़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक
संयुक्त रूप से प्रयास की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि आधुनिक समाजों में जनसंख्या की एक संरचना में होने वाले परिवर्तन एवं सामाजिक विकास से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जो बात मैं निरंतर आपको दोहरा रही हूँ कि लगातार जो समाज में एक प्रेशर है, अधिक से अधिक पाने का जो दबाव है, जो प्रतियोगी माहौल है, उससे व्यक्ति तनाव, अलगाव और अवसाद जैसी समस्याओं से उसे रोज़ के हिसाब से रोज़ उसे दो चार होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वो मादक द्रव्यों का प्रयोग करता है। तो देखिए, अगर मादक द्रव्यों का प्रयोग रोकना ज़रूरी है, उसके लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु समाज में जो ये स्थिति है, ये एक जादुई छड़ी नहीं है कि अचानक से समाज को आप परिवर्तित कर दें, परंतु इस पूरे प्रोसेस में जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि आरंभ से ही बच्चे को उस दबाव की संस्कृति को झेलने की, का सामना करने की, का मुकाबला करने की, नकारात्मकता जो हमारे आसपास व्याप्त है उससे मुकाबला करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे स्कूल एजुकेशन, हमारा मित्र समूह हमें मानसिक तौर पे बहुत सुदृढ़ बनाए। जो व्यक्ति मानसिक तौर पे सुदृढ़ होता है, उसके समक्ष किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर भी वो मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए ये निहायत ही आवश्यकता महसूस की जाती है कि हमारा जो लालन पालन है उसमें हमें सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमें फेलियर को बर्दाश्त करने की ताकत, उसके लिए हमें ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सफलता का आकांक्षी हर कोई होता है, लेकिन विफलता को हमें किस प्रकार से लेना है, अगर ये प्रयास हमें परिवार के द्वारा और हमारी स्कूली शिक्षा में हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें अगर सिखाया जाए तो यकीनन मादक द्रव्यों का जो प्रयोग है वो कम होगा ही होगा। तो समाजशास्त्र की दृष्टि से व्यसन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों में मुख्य तौर पे जो 4 श्रेणियां विभक्त की गई हैं: शैक्षणिक उपाय, प्रवर्तक उपाय, सुविधाजनक उपाय और दंडात्मक उपाय। तो शैक्षणिक उपाय क्या हैं? शैक्षणिक उपायों को अपनाते समय व्यक्ति को जो तथ्य या संकेत या निशान दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी बच्चों कि भारत में शिक्षा का स्तर है वो बहुत अधिक नहीं है। दैट मीन्स साक्षरता बहुत अधिक नहीं है। भारत जैसे और भी देश हैं जहाँ साक्षरता बहुत अधिक नहीं है। अब यहाँ पर आप अगर पोस्टर में लिख देंगे शराब पीने से नुकसान होता है, धूम्रपान करने से नुकसान होता है और ये आपके फेफड़ों को हानि पहुँचाता है, अंतोदगतवा मृत्यु के द्वार तक पहुँच जाते हैं, ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। जब पढ़ना ही नहीं आता तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, लेकिन अगर यही आप विज्ञापनों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जब समाज में इसे प्रसारित और प्रचारित करेंगे कि किस प्रकार से, चाहे वो नारकोटिक्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यसन है, उसका प्रयोग करने से व्यक्ति किस प्रकार से स्वयं के लिए घातक बन जाता है, अपने परिवार के लिए घातक बन जाता है और अंतोदगतवा समाज के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है, तो सबसे बड़ी पीड़ा तो व्यक्ति की है। तो पहले उसे ये डराना बताना बहुत ज़रूरी। देखिए, इसमें डर बहुत ज़रूरी है। ये डर, ये भय का वातावरण व्याप्त समाज में होना चाहिए। कौन सा डर और भय का वातावरण? वैसे डर और भय का वातावरण कभी भी किसी समाज के लिए हेल्दियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ स्पेशली इस पर्सपेक्टिव में ये डर, ये भय का वातावरण हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उत्पन्न किया जाना आवश्यक है कि अगर आपने किसी भी प्रकार के व्यसन का प्रयोग किया, मादक द्रव्यों का प्रयोग किया, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक घातक होगा, आपकी आयु को कम कर देगा, आपके शरीर को बहुत अधिक पीड़ा देगा। ये कुछ समय के लिए आपको आराम दे सकता है, परंतु अंतोदगतवा ये आपको मृत्यु के मुँह में ढकेल देगा। अगर ये चीज़ हम प्रसारित और प्रचारित करने में सफल रहे तो यकीनन जो मादक द्रव्यों के प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। परंतु यहाँ हमें इस एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि भारत में जनसंख्या जो अधिकांशतः जनसंख्या है, खासकर ग्रामीण जनसंख्या की भी हम बात करते हैं, वहाँ अभी भी
शिक्षा का अभाव है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा बिल्कुल नहीं है, परंतु शिक्षा का अभी भी अभाव है। और इन परिस्थितियों में अगर हम अपेक्षा करें कि उन्हें कोई लिटरेचर पढ़ने को दे दिया जाए कि ये द्रव्य लेने से अमुक अमुक नुकसान होगा, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है कि व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो इन चीज़ों को कैसे पढ़ेगा। हाँ, अगर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से इस चीज़ को प्रसारित ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इसकी दर को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो शैक्षणिक स्तर पे ये उपाय हो सकते हैं। उसके पश्चात वैधानिक स्तर पे क्या उपाय हो सकते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि 1893 में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया और इसकी रोकथाम और मादक द्रव्यों का जो सेवन है और उसकी समस्या है उसके रोकथाम के लिए 1985 में एक एक्ट बनाया गया, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सिडी एक्ट बनाया गया, जो 14 नवंबर 1985 से लागू किया गया। तो इस एक्ट के अनुसार अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं, कौन सा कानून का उल्लंघन करते हैं कि आप मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपको बिल्कुल विदित होना चाहिए कि अगर आप शराब का प्रयोग करते हैं तो अगर आप अपने घर के भीतर कर रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अगर बाहर करते हैं और वो अगर आप उससे आप किसी प्रकार का आप नशे में बहकते हैं, किसी प्रकार का आप कोई अपराध में संलग्न हो जाते हैं, वो तो अपराधी हैं। लेकिन विशेषकर अफीम, गांजा, हेरोइन, इनका प्रयोग तो आप किसी भी जगह किसी भी रूप में करें, चाहे वो घर में करें, लेकिन अगर ये पता चल जाए तो आप अपराध के भागी होंगे। कठोर कारावास एवं जुर्माना दोनों ही प्रकार का निर्धारित किया जाता है। यहाँ तक सिर्फ जो इसको लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं, सिर्फ वो अपराधी नहीं है, इसका जो तस्करी करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो इसे बेचते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसके बेचने का इंतज़ाम करते हैं, और जो इसके दलाल होते हैं, है ना, इन द्रव्यों को बेचने के, वो सारे लोग पनिशेबल एक्ट, ये जो एक्ट है इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है और ऐसे व्यक्तियों को अगर ये पकड़ में आते हैं तो दंड का प्रावधान है और दंड दिया जाता है। तो तत्पश्चात चिकित्सकीय उपाय की हम बात करते हैं। चिकित्सकीय उपाय क्या है कि व्यसन को रोकने में चिकित्सकों की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, एक पेनफुल सिचुएशन है। अगर मैं देखिए, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में रह रही हूँ और मैं आज तक भारत से बाहर नहीं गई हूँ, यद्यपि मैंने भारत से बाहर के लोगों के संपर्क में आया, और क्योंकि हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और मैं निरंतर आपसे कहती हूँ कि समाजशास्त्र विद्यार्थी का एक मुख्य दायित्व है कि वो रोज़ समाचार पत्र पढ़े, समाचार सुने, देखे और साथ में ऐसी मैगजीन्स को भी जाने जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के बारे में, जो समाज से संबंधित है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करें। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये संभवतः मैं गलत हो सकती हूँ, और परंतु जितना मैंने पढ़ा, जाना और समझा है कि जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी दवाई नहीं खरीद सकते। लेकिन आप ये भली बात ही जानते हैं कि भारत में आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके खड़े हो जाए और अपनी मनपसंद जो आपको दवाई की जानकारी है वो आपने दवाई मांगी, अधिकतर देखिए 100 में से 100% की मैं बात नहीं करती, पर बहुत आता मेडिकल स्टोर में आपको वो दवाई दे दी जाती है। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आरंभ में डॉक्टर आपकी किसी बीमारी के कारण आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है तो उसने आपको डॉक्टर ने आपको नींद की कोई गोली दी है, या आपके शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में आपके दर्द हो रहा है तो आपको दर्दनाशक दवाई दी है। और आप जानते हैं कि कुछ खांसी की, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि कुछ खांसी की दवाइयों में एक हल्का सा, जिसे कहना चाहिए कि जिससे नींद आ सके, शिथिलता आ सके, ऐसे तत्व होते हैं जिससे आपकी परेशानी दूर हो सके। कई बार ये होता है कि अवसाद निरोधक दवाइयाँ भी व्यक्ति आरंभ में लेता है। अब उसके बाद क्या होगा कि इन दवाइयों के साथ व्यक्ति मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाता है। नींद की दवाई एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराई, नाम आपको पता चल गया, उसके बाद आपने हमेशा लेनी शुरू कर दी। तो ये एक चिकित्सकीय ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है कि ये एक बहुत घातक प्रवृत्ति है जो भारतीयों में पाई जाती है।
आप अपने आस पड़ोस में भी झांक कर देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति पर जन जागृति से ही रोक लगनी चाहिए। जब चिकित्सक आरंभिक जो चरण है, जब उनके पास व्यक्ति एज ए पेशेंट पहुंचता है, एक मरीज के तौर पर पहुंचता है और ये बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो जिस पल वो उनको नींद की दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको साथ में ये भी पाबंद करना चाहिए कि आप ये जो 1 या 2 मेडिसिन है इनके बाद इसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपका शरीर इसका हैबिचुअल हो गया तो ये आपके शरीर की मांसपेशियों के, आपके शरीर के स्नायु तंत्रों को धीरे धीरे इतना शिथिल कर देगा कि आप परमानेंटली बीमार हो जाएंगे, मरीज हो जाएंगे। इसी तरह चाहे खांसी की दवाइयों की बात हो या दर्दनाशक दवाइयों की बात हो, तो ये औषधि निर्देश चिकित्सकों को देने चाहिए और ऐसी ये इतना सेंसिटिव पॉइंट है कि इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब चिकित्सीय उपाय के बाद हम सामाजिक उपायों की बात करते हैं। सामाजिक उपाय क्या हैं? देखिए, शिक्षा की बात हमने की, चिकित्सा की हमने बात की, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? परिवार की हो सकती है। किसका? कि अगर एक व्यक्ति व्यसन की तरफ बढ़ रहा है तो परिवार का जो उसके मानसिक संबलता अगर परिवार के द्वारा दी जाती है, भावनात्मक संबलता अगर परिवार के द्वारा दी जाती है, ये कहा जाता है कि तुम तनिक भी चिंता ना करो, प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो यकीन जानिए कि व्यक्ति जो विनाश की तरफ कदम बढ़ा रहा है, विनाश की तरफ क्या कदम बढ़ाना हुआ? मादक द्रव्यों का प्रयोग करना। ये मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस देश की भावी पीढ़ी हैं जिन्हें अपने कंधों पे इस देश को लेके चलना है। तो जब आपने आज ये वीडियो सुन रहे हैं या पिछली कक्षा में सुने और ये अगली कक्षा में भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये तो असंभव है कि हम किसी एक टॉपिक को 3 या 4 कक्षा में समाप्त कर दें। ठीक है, तो ये जो सामाजिक उपाय हैं, आपको भी, आपके भीतर भी ये चेतना होनी चाहिए कि अगर आपके जो नातेदारी समूह में, आपके मित्र समूह में अगर कोई आपको भावनात्मक रूप से टूटा हुआ दिखाई देता है, भावनात्मक रूप से बिखरा हुआ दिखाई देता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये अमुक अमुक व्यक्ति अवसाद की ओर जा रहा है, तो ये ऐसी स्थिति में आपका ये मौलिक दायित्व बनता है कि आप उसे इमोशनली सपोर्ट करें। और देखिए, इस इमोशनल सपोर्ट के साथ ये ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है कि एक सकारात्मक जो दिशा है वो भी देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये बताने की ज़रूरत है कि आज जो व्यसन आपको बहुत सहज लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको अवसाद से दूर कर देगा, ये जन जागृति पैदा करना बहुत आवश्यक है, उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है कि ये जो आसान और सहज प्रतीत होने वाली अवस्था है ये बाद में बहुत पीड़ादायक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि माता पिता सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों की पालना करें, बच्चे को सकारात्मक सदस्य बनाने का प्रयास करें और परिवार में सहज, सरल और स्नेह भरा वातावरण रहे, तो यकीनन इस समस्या को जो समस्या का सामना करने में जो समाज का जो सहयोग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, ये जब हम सामाजिक समस्या का पेपर पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो ये निरंतर दोहराए जाने योग्य बात है कि संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ सामाजिक समस्या नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह सामाजिक समस्या जो है, सोशल प्रॉब्लम है, उसका जो डीलिंग एस्पेक्ट है वो उस समाज के पर्यावरण के अनुसार होगा। अगर हम विकसित देश की बात करेंगे तो वहाँ पर अगर साक्षरता 100% है, अगर हम स्वीडन की बात करें या फ्रांस की बात करें जहाँ साक्षरता प्रतिशत बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में नुक्कड़ नाटक हेल्पफुल हैं, चलचित्र हेल्पफुल है, लेकिन अगर लिखित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी कि फलाना या अमुक ड्रग आपके लिए इस प्रकार से, इस तरीके से आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो मैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन भारत में यहाँ बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सामाजिक समस्या के निवारण के लिए उस देश और समय परिस्थितियों के अनुरूप
वातावरण को निर्मित करना आवश्यक है। नीति निर्माताओं को भी ये ध्यान देना पड़ता है और वो देते हैं कि अमुक अमुक राज्य में या अमुक अमुक क्षेत्र में किस प्रकार का, देखिए अगर हमें जन जागृति कॉलेज में उत्पन्न करनी है, विद्यालय में उत्पन्न करनी है, तो हम जो शैक्षणिक जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारी शिक्षा सामग्री है, उसके माध्यम से भी हम जन जागृति पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे और आप पैम्पलेट दे देंगे कि आप इसे पढ़ लीजिएगा कि अगर आपने ये ड्रग का इस्तेमाल किया तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल शून्य आएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नुक्कड़ नाटक आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, या इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने और दिखाए जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर्टिकुलरली ये दिखाया जाए कि एक बच्चे ने, एक किशोर ने, एक युवा ने कुछ जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया या हेरोइन का इस्तेमाल किया या स्मैक का इस्तेमाल किया, उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर किस तरह से क्षीण होने लगा, किस तरह से नुकसान करने लगा। विशेषकर जो अभी सबसे ज़्यादा भारत जिस समस्या से ग्रसित है वो है तंबाकू की समस्या से, बीड़ी और सिगरेट की समस्या से। तो ये किस प्रकार से नुकसान कर रहा है। देखिए कुछ लोग तो इतने मजबूत होते हैं, मजबूत किस सेंस में होते हैं कि आप उन्हें कितना भी समझा लो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। और मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहती हूँ कि तंबाकू का जो रोग है, तंबाकू का जो व्यसन है, तंबाकू की जो आदत है, वो जिन्होंने, कई लोग हैं जिनको लाख समझाने पर भी वो नहीं छोड़ते, तो ऐसे लोगों का तो कोई उपचार नहीं है। परंतु जो लोग इस बात को समझ सकते, लेकिन ये सोच के कि भाई ये लोग तो इस बात को समझेंगे नहीं, अब समझाना व्यर्थ है, ऐसा प्रयास बहुत ज़्यादा निराशात्मक वातावरण को उत्पन्न कर देगा। तो इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी अप्रोच फुल ऑफ पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम 100 लोगों को समझाएंगे, 100 लोगों में एटलीस्ट अगर 20 लोग भी समझते हैं, देखिए इतनी पॉजिटिविटी रखनी है कि अगर उसमें से 20 लोग भी समझते हैं और 10 लोग पूरी तरह से छोड़ देते हैं, 10 लोग आंशिक तौर पे भी छोड़ते हैं, तो वो आपका प्रयास सफल हुआ। 100% सक्सेस तो कभी भी किसी भी चीज़ की कभी भी नहीं मिल पाती है, परंतु ये सोच के कि हम अपना 100% टारगेट रखें, अगर ऐसा हो जाए तो आपके से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, ये मैं मानती हूँ, परंतु ऐसा बहुत कम देखने में आता है। इसलिए आप मेरी कही गई बात को आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अब अगली कक्षा में, आज थर्सडे दैट मीन्स सैटरडे को हम वापस से आपकी कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे, और तब तक मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको जो मैं PDF नोट्स अपलोड करूँगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी, प्लीज़ उसे इमीडिएटली आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी विवशता है कि लगातार जब मैं आपको 5-5, 6-6 पेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके PDF नोट्स देती हूँ और पिछले 2 महीनों से निरंतर दे रही हूँ, तो आप सोचिए कि मेरे किसी के भी मोबाइल पे इतना स्पेस नहीं हो सकता कि उसके पास 300 पेज सेव्ड रहें, 300 या 400 पेज सेव्ड रहें, तो मजबूरन मुझे वो PDF नोट्स फिर 3 या 4 दिन बाद डिलीट करने पड़ते हैं। पर अगर आपने वो PDF नोट्स आपने डाउनलोड कर लिया फिर बाद में मैंने डिलीट कर लिया, तो आपके पास वो उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो जब सुनना है सुने, मैं आप लोगों को विवश नहीं कर सकती, मैं रोज़ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, परंतु PDF नोट जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है, आप इमीडिएटली उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जो विद्यार्थी पहला इस वीडियो को देखेगा वो इस मैसेज को प्लीज़ दूसरे विद्यार्थियों तक भी कन्वे करने का कष्ट करें। आपके आगामी भविष्य के लिए रोज़ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, ये कोरोना काल है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और बहुत मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।